नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में नवीन राज्यों के उदय के अंतर्गत बंगाल को पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बंगाल आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो बंगाल को पूरे विस्तार के साथ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल की। तो पहले मैं बता दूं, ये जो बंगाल है ये आज का बंगाल नहीं है। जो आप नक्शे में देखते हैं बंगाल, वो आज का बंगाल की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये आधुनिक भारत के इतिहास के बंगाल की है। इसके अंतर्गत ये कौन कौन सा क्षेत्र आता था। यदि आज के क्षेत्र देखे जाएंगे, आज के क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से क्षेत्र उस समय पर बंगाल सूबे के अंतर्गत आते थे। तो एक तो पश्चिम बंगाल, ये आज के पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये संयुक्त रूप से मिला दीजिए, ये उस समय पर बंगाल था। और ये जो बंगाल था उस समय का, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल काल में जब शासकों का शासन चल रहा था, उस समय के जितने भी प्रांत थे, सबसे समृद्ध यदि कोई प्रांत था तो वो बंगाल था। बंगाल खेती के मामले में, बंगाल उद्योग धंधों के मामले में, सभी में सर्वश्रेष्ठ था और बहुत ही धनवान था, बहुत ही समृद्ध था। इसीलिए इसी का एक कारण था कि जितनी भी भारत में कंपनियां आई थी, तो यदि आपने पिछली वीडियो देखी है कौन कौन सी कंपनियां आई, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूं। मैंने आपको बताया था पीडी, ईडी, एफएस, ये 6 कंपनियां आई थी। इनमें से पहली 5 प्रमुख थी। ठीक, इनमें से स्वीडिश ज्यादा प्रमुख नहीं थी। इसका मतलब है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये कंपनियां आई थी। इनमें से जो प्रमुख कंपनी थी अंग्रेज और फ्रेंच। आपने कर्नाटक का तीसरा युद्ध पढ़ा होगा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांस की कंपनियों के बीच लड़ा गया था, उससे स्पष्ट हो गया था कि अब जो शासन करने वाले हैं भारत में वो अंग्रेज करने वाले हैं। जो सप्तवर्षीय युद्ध जिसका समापन पेरिस की संधि पर हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों की जीत हो गई थी और उससे स्पष्ट हो गया था कि अब शासन कौन करेगा, अब शासन अंग्रेज करेंगे। उसी समय पर अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था। ठीक, याद रखेंगे, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था उसी समय पर अंग्रेज बंगाल में अपना आधिपत्य जमा चुके थे। और अन्य फ्रेंचों की जो बस्ती, जैसे फ्रेंच कंपनी थी, इसकी भी बस्ती थी बंगाल में। कुल मिलाकर जो भी उद्योग धंधा करने के लिए विदेश से कंपनी आई थी, ज्यादातर कंपनियों की बस्तियां जो थी वो बंगाल में थी, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। तो पॉइंट की बात यह है कि उस समय का जो बंगाल था वो आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश को सम्मिलित कर दीजिए, ये संपूर्ण भूभाग था। बात करें कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगाई अंग्रेजों ने। बंगाल में अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज शब्द यहाँ कहना उचित नहीं है, उस समय पर ये कंपनी थी मात्र। तो कंपनी को मैं आपको बता देता हूं, मैं लिखूंगा बार बार BEIC, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो BEIC ने जो अपना पहला कारखाना खोला था बंगाल में, वो 1651 में खोला था। याद रखेंगे, बंगाल में जो अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना खोला था, वो कहां पर खोला था, तो वो 1651 में बंगाल में पहला कारखाना खोला था। किसकी अनुमति से, तो शाहसूजा, जो बंगाल का उस समय पर सूबेदार था या नवाब कह लीजिए, जो बंगाल का सूबेदार या नवाब था, उसकी अनुमति से 1651 में पहला कारखाना BEIC ने खोला था। ठीक, उसके बाद ये जब शाहसूजा ने इन्होंने अनुमति दे दी और ये बंगाल में कारखाना खुल जाता है, तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बोटन, इन्हीं के राज्य की, जिसकी शाहसूजा के राज्य की एक महिला थी, उसका उपचार कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो ये शाहसूजा खुश होकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में BEIC को मुफ्त में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले शाहसूजा ने अनुमति प्रदान की है, जो कि बंगाल का सूबेदार है या नवाब कह लीजिए।
ठीक, उस समय पर वैसे सूबेदार ही कहना उचित होगा, क्योंकि नवाब जो है मुर्शीद कुली खां से जब स्वतंत्र उदय हो जाएगा बंगाल का, उस समय से नवाब का पद सृजित होता है। ठीक, तो नवाब कब से, जब मुर्शीद कुली खां जो कि स्वतंत्र शासक, पहला स्वतंत्र शासक बंगाल का बनेगा, वहां से नवाब के पद का सृजन माना जाता है। तो एक डॉक्टर बोटन थे, उन्होंने शाहशुजा के राजवंश की एक महिला का अच्छे तरीके से इलाज कर दिया था। तो शाहशुजा ने खुश होकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्हें मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसी प्रकार की बिल्कुल सेम अनुमति 1717 में, कितने, 1717 में फर्रुखसियार का नाम आपने पढ़ा था, फर्रुखसियार, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, उत्तरवर्ती मुगल काल के शासकों में से एक था ये फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार के जब दरबार में जॉन सरमन मिशन जाता है, जॉन सरमन मिशन, तो इनके साथ भी एक जॉन हैमिल्टन नाम का डॉक्टर गया था, जिसने फर्रुखसियार के फोड़े का इलाज कर दिया था। तो फर्रुखसियार ने खुश होकर इन्हें दस्तक प्रदान किया था। क्या, दस्तक। ये दस्तक क्या था, तो ये एक ऐसा परमिट था जिससे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हमेशा के लिए मुक्त व्यापार की छूट अंग्रेजों को दे दी गई थी। यानी कि बीईआईसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बीईआईसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की छूट मिल गई थी। तो पहले 1651 किसने दी थी, शाहशुजा ने। लेकिन जो बड़ा फरमान था, जिसे आप बार बार पढ़ेंगे दस्तक के नाम से, यही दस्तक आगे चल के आप देखेंगे जितने भी बंगाल के नवाब होंगे, जितने भी बंगाल के नवाब होंगे, अंग्रेजों से संघर्ष का कारण ये दस्तक ही रहेगा। ठीक, क्योंकि अंग्रेज आगे चल के आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा इसका दुरुपयोग करते हैं, अपने निजी व्यापार में भी इसका प्रयोग करते हैं और भारतीयों को भी उत्साहित करते हैं, भारतीयों को उच्च दर पर इसे बेच करके मुक्त व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस दस्तक को आप याद रखेंगे, ये किसने प्रदान किया है, ये फर्रुखसियार ने प्रदान किया है। ठीक, क्यों, क्योंकि जॉन हैमिल्टन ने उनके फोड़े का इलाज कर दिया था। तो 1717 में ये चीज आप याद रखेंगे, फर्रुखसियार ने दस्तक प्रदान किया था बीईआईसी को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बंगाल के नवाबों पर आते हैं। तो सबसे पहले बंगाल के नवाबों का आपको एक क्रम याद होना चाहिए। आप जिस भी राजवंश के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले एक लिस्ट पर जितने भी उसके राजा हैं, जैसे कि बंगाल में तो नवाब होंगे, राजा मतलब नवाब, तो बंगाल में जितने भी नवाब हैं उनको एक क्रम में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उनके क्रम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी पूरी जो शासन है वो शासन व्यवस्था क्लियर हो जाती है, कब किस टाइम पर कौन शासन कर रहा था। जैसे कि जो पहला नवाब है वो है मुर्शीद कुली खां। कौन है, मुर्शीद कुली खां। ये जो मुर्शीद कुली खां है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था, दीवान के पद पर, बंगाल में दीवान के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन 1717 में, कब, 1717 में मुर्शीद कुली खां को, जो तत्कालीन शासक थे, तो 1717 में तत्कालीन शासक मैंने बताया था उत्तर मुगल कालीन में 1717 में फर्रुखसियार थे। कौन थे, फर्रुखसियार। इन्हें कायर घृणित शासक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, कायर घृणित शासक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो 1717 में इन्होंने इसको पदोन्नत करके सूबेदार बना दिया। किसको, मुर्शीद कुली खां को सूबेदार बना दिया। तो मुर्शीद कुली खां से आप याद रखेंगे, बंगाल का जो पहला स्वतंत्र शासक है वो कौन बनेगा, मुर्शीद कुली खां बनेगा। पहले इसे दीवान के पद पर नियुक्त किया था औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, लेकिन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने इसे सूबेदार के पद पर प्रोन्नत कर दिया थी। और इसके बाद ही ये कुछ ही समय बाद उड़ीसा की सूबेदारी भी प्राप्त कर लेता है। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये जो औरंगजेब का एक पोता था अजीम उस शाम, तो दस्तक के प्रयोग को लेकर, जो दस्तक की खुली लूट की अनुमति दे दी थी फर्रुखसियार ने, उसी के प्रयोग को लेकर जो औरंगजेब का पोता था अजीम उस शाम, उससे इसकी बहस होती है मुर्शीद कुली खां की, विवाद होता है। तो इसी विवाद के चलते वो क्या करता है,
वो अपनी जो राजधानी थी, बंगाल की राजधानी थी, याद रखेंगे ढाका, क्या थी, ढाका थी, ठीक, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अजीमुस्सान से विवाद के बाद वो अपनी राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा गया, याद रखेंगे कि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी राजधानी, तो ये मुर्शीद कुली खान ने स्थानांतरित की थी। और भी इससे रिलेटेड पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। इसने अनेक जमींदारी सुधार से रिलेटेड, किसानों के सुधार से रिलेटेड भी कार्य किए थे, जैसे कि इसने इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। इस इजारेदारी प्रथा के बारे में मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं और आगे इसका फिर जिक्र होगा तो विस्तार से वहां पर चर्चा की जाएगी। तो इजारेदारी प्रथा इसने लागू की थी। और क्या, इसने तकावी ऋण, किसानों के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की थी, ठीक। अभी सिर्फ मैं पहले जो नवाब है मुर्शीद कुली खां, जो बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब हैं, मुर्शीद कुली खां के बारे में आपको बता रहा हूं। तो जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि ये 1717 में नवाब बनते हैं, फर्रुखसियार इन्हें सूबेदार बनाता है, ठीक। और अजीमुस्सान से इनका विवाद हो जाता है दस्तक को लेकर, इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। इन्होंने किसानों के लिए इजारेदारी प्रथा, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की। इन्होंने किसानों के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की। तकावी ऋण एक प्रकार का अग्रिम ऋण होता है। कैसा ऋण होता है? अग्रिम ऋण होता है। किसान को बीज और खाद के लिए अग्रिम ऋण प्रदान किया जाता था। और इसके शासनकाल में बताया जाता है कि प्रजा बहुत ही सुखी थी, लेकिन फिर भी इतने सुधार करने के बावजूद भी 3 बार किसानों का विद्रोह होता है। तो वो विद्रोह किस किसने किया था, याद रखेंगे। एक तो सीताराम, पहला जो विद्रोह हुआ था वो सीताराम और उदय नारायण, उदय नारायण। जो पहला विद्रोह हुआ था, जो पहला किसान विद्रोह मुर्शीद कुली खां के शासन में हुआ था, वो सीताराम और उदय नारायण ने किया था। जो दूसरा हुआ था वो सुजात खान ने किया था। और जो तीसरा हुआ था वो नजात खान ने किया था। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे कि मुर्शीद कुली खां के शासन में 3 विद्रोह होते हैं, 3 किसान विद्रोह होते हैं। पहला सीताराम और उदय नारायण ने किया था, दूसरा सुजात खान ने किया था और तीसरा नजात खान ने किया था। तो मुर्शीद कुली खां जो बंगाल का पहला नवाब है, पहला स्वतंत्र नवाब है, उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पहले समझ लीजिए, बाद में जब दूसरी बार वीडियो देखें तब स्क्रीनशॉट लेना, ठीक। वैसे यदि आप अंत तक देखते रहेंगे तो आपको वीडियो में ही 80% वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो मुर्शीद कुली खां से इतने रिलेटेड पॉइंट थे। अब अगले नवाब को देखते हैं। अगले जो नवाब हैं, अच्छा एक चीज और बता दूं, मुर्शीद कुली खां के कोई लड़का नहीं था, केवल लड़कियां थी। तो अगला जो नवाब होगा वो इनका दामाद होगा, उसका नाम है सुजाउद्दीन। दूसरा जो नवाब है वो है सुजाउद्दीन। इनके शासनकाल की बात करें तो मुर्शीद कुली खां 1717 में मैंने बताई थी, कितना 1717 से, और ये 1727 तक शासन करते हैं। 1717 से 1727 तक मुर्शीद कुली खां जो है नवाब रहते हैं। फिर इसके बाद इनका दामाद सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब रहता है। इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? एक तो यही है कि सुजाउद्दीन कौन था, तो मुर्शीद कुली खां का दामाद था, ठीक। और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसने अलीवर्दी खां, आगे पढ़ेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण नवाब है बंगाल का अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां को इसने बिहार का, कहां का, बिहार का नायब सूबेदार बनाया था, नायब सूबेदार। और इसके जो महत्वपूर्ण सहयोगी थे, आप कई बार नाम सुनेंगे आगे चल के, फतेहचंद, जगत सेठ, ये आगे चल के इसके सहयोगी हैं, ठीक। और ये ही इसे दगा भी देंगे।
तो इससे शुजाउद्दीन से रिलेटेड यही महत्वपूर्ण है कि इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। इसके बाद जो नाम आता है तीसरे नंबर पर वो है सरफराज खां। सरफराज खां ये मात्र 1 साल के लिए आता है, लगभग 1739 से और 40 के बीच। ये एक अयोग्य शासक था। इससे रिलेटेड एक उपाधि इसकी आप याद रखेंगे, आलम उद दौला हैदरजंग। ठीक, इससे रिलेटेड यही महत्वपूर्ण तथ्य है। सरफराज खां जो कि शुजाउद्दीन का पुत्र है, ये कौन है? ये इसका पुत्र है। और मुर्शिद कुली खां का ये शुजाउद्दीन कौन है? तो ये दामाद है। ये कौन है? दामाद है। तो याद रखेंगे, पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरा शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। तीसरा जो नवाब है वो सरफराज खां है, यानी कि शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां 39 से 40 तक ये शासन करता है। इसने जो आलम उद दौला हैदरजंग की उपाधि धारण की थी। और 10 मार्च 1740 इस डेट को आप याद रखेंगे, गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध। तो 10 मार्च 1740 को गिरिया के युद्ध में जो बिहार का नायब सूबेदार है, कौन? अलीवर्दी खां। मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए पहले बता दिया था कि ये जो अलीवर्दी खां है बिहार का नायब सूबेदार, क्योंकि ये एक अयोग्य शासक है, तो इसको पद से हटाने के लिए 10 मार्च 1740 को गिरिया के युद्ध में इसको परास्त कर देता है और इसे इसकी हत्या कर देता है। तो अब इसके बाद जो नवाब बनेगा वो चौथे नंबर पर आता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां कब बन रहा है? 1740 में बन रहा है और ये 1756 तक बंगाल का नवाब रहेगा। अलीवर्दी खां जितने भी बंगाल के नवाब हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा योग्य माना जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि इसने ना तो यूरोपीय कंपनियों को अपने यहां पर किलेबंदी करने दी और ना ही उनसे युद्ध किया, क्योंकि युद्ध में भी नुकसान ही होता है। तो उसने दोनों ही काम सही किए, ना तो उसने कभी अंग्रेजों से युद्ध किया या अन्य यूरोपीय कंपनियों से युद्ध किया और ना ही उसने कभी किलेबंदी करने दी उन्हें। अपने जो बंगाल का राज्य था, जितना भी क्षेत्र था, उसमें कभी भी इसने किलेबंदी नहीं करने दी। इसका एक कथन था यूरोपीय कंपनियों के बारे में कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खियों की तरह हैं, यदि इन्हें छेड़ेंगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे और यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे। तो ये कथन आप याद रखेंगे। ये किसने कहा था? ये अलीवर्दी खां ने कहा था। तो अलीवर्दी खां के बारे में और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो इसका नाती है, इसकी भी 3 बेटियां थी, याद रखेंगे। इसमें बंगाल के जितने भी नवाब ज्यादातर होंगे उसमें ज्यादातर जो दामाद हैं वही शासन करते हैं। तो अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, उन्हीं में से एक बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। अब मैं ऊपर से साफ कर देता हूं। तो इसके बाद जो शासन करेगा वो सिराजुद्दौला करेगा। तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लासी का युद्ध इन्हीं से रिलेटेड है। तो 1756 में ये नवाब बनते हैं। कब? जब अलीवर्दी खां की, इनकी जो मृत्यु हुई थी अलीवर्दी खां की, वो जल शौच जिसे आप पेचिस कहते हैं, पेचिस रोग के कारण इनकी अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। और जब अलीवर्दी खां मृत्यु के समीप थे, मरणासन स्थिति में थे, तो अपने नाती सिराजुद्दौला को उन्होंने समझाया था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुकी हैं और कुछ बातें आप याद रखना। एक तो पहला ये कि उन्हें किलेबंदी अपने राज्य के भीतर मत करने देना और इन जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं इनकी शक्ति को एक साथ इनको नष्ट करने की कभी मत सोचना, क्योंकि एक साथ आप इन्हें कभी नष्ट नहीं कर पाओगे। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली
कंपनी बताई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था। और ये कहा था कि सबसे पहले यदि अपने देश को सुरक्षित रखना है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को छीन करना है। ये आपको याद रखना है। ये किसने कहा था, ये किसके कथन थे, तो ये अलीवर्दी खां के कथन थे जब ये मरणासन स्थिति में थे और अपने जो नाती हैं सिराजुद्दौला इनको समझा रहे थे। अब बात आती है सिराजुद्दौला की। तो सबसे पहले तो इनके अंदर भावना यहीं से पैदा हो गई, नवाब बनने से पहले ही इनके नाना ने बता दिया है कि यूरोपीय कंपनियों की क्या स्थिति है, उनसे क्या क्या सावधानियां करनी है। तो जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि इसकी 3 बेटियां थी। 3 बेटी में से एक बेटी का जो पुत्र था वो है सिराजुद्दौला। तो ऑब्वियस सी बात है घर में ही नवाबी के लिए लड़ाई छिड़ेगी, क्योंकि अन्य भी ये महत्वाकांक्षा रखते होंगे कि नाना की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला ही क्यों नवाब बने, हम क्यों ना बने। तो एक नाम याद रखना है इसका चचेरा भाई शौकत जंग। शौकत जंग तो एक तो इसका घर में विरोधी था शौकत जंग, एक इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, ठीक। तो शौकत जंग और घसीटी बेगम ये तो घर में ही इसका विरोध कर रहे थे। बाहर पर बीईआईसी बैठी ही थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर बैठी ही थी। अंग्रेज इस चक्कर में थे कि किसी भी तरीके से सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें बंगाल की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने की उनकी लालसा बढ़ गई थी कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बाद। तो वो क्या करते हैं, वो इनसे षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, जिसकी भनक सिराजुद्दौला को लग जाती है और सिराजुद्दौला समय से ही इनका इलाज कर देता है, शौकत जंग का भी और घसीटी बेगम का ही। शौकत जंग की हत्या कर देता है और घसीटी बेगम को कैद में डलवा देता है। अब इसके बाद जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो प्लासी के युद्ध की होती है। तो अब मैं आपको प्लासी के युद्ध के बारे में बताऊंगा कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि में जो सबसे पहला कारण था वो यही था कि अंग्रेज जो इसके घर के आदमी थे उन्हीं को भटका रहे थे। तो सिराजुद्दौला इस पर बहुत नाराज था कि आप हमारे विरुद्ध हमारे ही राज्य में रहकर और हमारे ही घर वालों को हमारे विरुद्ध भड़का रहे हैं। तो इस वजह से सिराजुद्दौला बहुत ही क्रुद्ध था अंग्रेजों से। जो दूसरा कारण था वो था दस्तक का दुरुपयोग। मैंने आपको बताया था ये दस्तक लास्ट तक चलेगा। जो 1717 में फर्रुख सियार ने दस्तक जो प्रदान किया था किसे, बीईआईसी को, उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी बहुत ही अधिक मात्रा में कर रहे थे। वे भारतीयों को प्रोत्साहित कर रहे थे बार बार, किसके लिए, दस्तक के प्रयोग के लिए, जिससे कि राजस्व को, बंगाल के राजस्व को बहुत ज्यादा हानि हो रही थी। तो इससे भी सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा क्रुद्ध था। जो तीसरा कारण था वो ये था राजवल्लभ और इसका बेटा कृष्ण बल्लभ। तो ये जो राजवल्लभ और इसका बेटा कृष्ण बल्लभ है ये सिराजुद्दौला के न्याय से भाग रहे थे। कैसे, किस न्याय से भाग रहे थे, तो इन जो ये दोनों हैं बाप बेटा, इन पर आरोप लगाया गया था घसीटी बेगम के खजाने को लूटने का। ठीक, घसीटी बेगम के खजाने को लूटने का इन दोनों पर आरोप था और ये दोनों जाकर के अंग्रेजों की शरण ले लेते हैं। लेकिन अंग्रेज इन्हें जब सिराजुद्दौला कहता है कि ये हमारे दोषी हैं, इन्हें वापस दीजिए, ये अपराधी हैं, तो अंग्रेज इन्हें वापस नहीं करते हैं। तो तीसरा कारण ये था। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण था और जिसे आप तत्कालीन कारण कह सकते हैं, प्लासी के युद्ध का। किसका? प्लासी के युद्ध का। प्लासी के युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था यूरोपीय कंपनियों द्वारा बंगाल में अपने जो कोठी थी, कारखाने थे, उनकी किलेबंदी करना। ठीक, तो सिराजुद्दौला ने उनसे कहा कि आप हमारे बंगाल में किराए पर आकर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इनकी किलेबंदी मत कीजिए। तो इसका पालन फ्रांस की कंपनियों ने तो कर लिया। फ्रांस ने तत्काल अपनी किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेजों ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। याद रखेंगे, जब सिराजुद्दौला ने आज्ञा दी कि आप हमारे यहां पर किलेबंदी मत कीजिए, तो फ्रांसीसी कंपनियों ने किलेबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने जारी रखी।
उसका परिणाम क्या होता है, तो जब इन्होंने जारी रखी तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर आक्रमण करना पड़ता है। ठीक, तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय पर जो बंगाल में अंग्रेजों के हेड थे वो रोजर ड्रैग थे, याद रखेंगे, रोजर ड्रैग, ये अंग्रेजों के प्रमुख थे रोजर ड्रैग उस समय पर। तो रोजर ड्रैग पर आक्रमण किया जाता है 4 जून 1756। 4 जून 1756 वो डेट है जब कासिम बाजार पर, जो कि बंगाल का ही एक कोठी थी अंग्रेजों की, कासिम बाजार, उस पर सिराजुद्दौला अधिकार कर लेता है। 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है और 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। तो ये नीचे वाली डेट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेटों पर इतना ध्यान नहीं देना, जब आप कई बार रिवीजन करेंगे तो डेट जैसे मेरे याद हो गई ऐसी आपकी भी याद हो जाएंगी, बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे। तो ये डेट महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता पर अधिकार कब हुआ है सिराजुद्दौला का, तो ये 20 जून 1756 को कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण घटना है, यदि आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है तो आपको याद होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी, मतलब कि काल कोठरी की घटना। तो काल कोठरी की घटना के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसका अंग्रेजों ने बढ़ा चढ़ा करके प्रयास किया और सिराजुद्दौला को बहुत ही क्रूर नवाब साबित करने के लिए इस घटना ने अहम भूमिका निभाई है। तो इसके अनुसार इसका वर्णन किसने किया है, इसका वर्णन जो करने वाले व्यक्ति हैं वो होलवेल है। सबसे पहला पॉइंट होलवेल आप याद रखेंगे, जे.जेड होलवेल इनका पूरा नाम है, आप होलवेल याद रखेंगे, जे.जेड होलवेल। क्या हुआ था, जब 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया तो 146 कैदी, कितने, 146 कैदियों को 18 फीट लंबा, 18 फीट इसकी लंबाई थी और 14 फीट 10 इंच चौड़ाई थी। ठीक, 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कमरे में, बिल्कुल बंद कमरे में इन 146 कैदियों को बंद कर दिया। जब 21 जून की सुबह को जब ये इसका दरवाजा खोला गया तो मात्र 23 कैदी, कितने, मात्र 23 कैदी इसमें जीवित थे, 123 की मृत्यु हो चुकी थी। ये घटना कौन बता रहे हैं, तो ये भी काल कोठरी में मौजूद थे, होलवेल। ठीक, ये एक सेनानायक थे। तो होलवेल अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर, इसमें अलाइव द वंडर, ये पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। अलाइव द वंडर किसकी पुस्तक है, होलवेल की पुस्तक है। इसमें इन्होंने काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो अलाइव द वंडर पुस्तक में होलवेल ने किसका वर्णन किया है, काल कोठरी की घटना का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि इसमें 146 कैदी थे। इन्हें उस समय पर देखिए जून का महीना है और भारत में जून में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो गर्मी का ही मौसम था। 146 आदमी, जिसमें कोई एक ना खिड़की है ना दरवाजा है, उसमें बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से घुटन पैदा होगी। तो उस घुटन से 123 की मौत हो गई। इसमें से केवल सुबह 23 ही जिंदा बचे, उनमें से एक होलवेल थे। तो होलवेल ने इस घटना का खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार किया, जिससे कि सिराजुद्दौला को एक क्रूर शासक के रूप में मान्यता मिल जाए या उसकी बदनामी हो जाए। तो पुस्तक का नाम रखेंगे क्या है, अलाइव द वंडर। होलवेल घटना का जो वर्णन है वो अलाइव द वंडर में होलवेल ने किया है। तो ये होलवेल ट्रेजेडी थी। इस घटना के बाद ही जब यह समाचार मद्रास पहुंचता है, क्योंकि मद्रास में इनकी कोठी थी, किसकी, अंग्रेजों की, BEIC की कोठी कहां पर थी, मद्रास में थी। तो जब ये समाचार मद्रास पहुंचा तो वहां पर क्लाइव
और वाटसन, ये दो सेनापति थे, प्रमुख सेनापति अंग्रेजों के, क्लाइव और वाटसन, इन दोनों को रवाना किया जाता है। क्लाइव पैदल सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और वाटसन नौसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने क्या बताया, जब 21 जून की घटना का समाचार मद्रास पहुंचता है तो क्लाइव और वाटसन को भेजा जाता है कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए। पैदल सैनिकों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, क्लाइव कर रहे थे, और वाटसन नौसेना के नायक थे। ये पहुंच जाते हैं कलकत्ता। 2 जनवरी को ये कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि सिराजुद्दौला किसी और को नियुक्त करके कलकत्ता को छोड़ करके अपनी राजधानी वापस मुर्शिदाबाद लौट जाता है। तो 2 जनवरी 1757 को, ठीक, 2 जनवरी 1700 ये कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लेते हैं। किसको? कलकत्ता को अपने अधिकार में कौन ले लेते हैं? क्लाइव और वाटसन। और मजबूर होकर के सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि यहां पर करनी पड़ती है। कौन सी संधि करनी पड़ती है? अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि पूछी जाती है, याद रखनी है आपको। अच्छा, ये जो अलीनगर है ये किसका नाम है? तो ये कलकत्ता का ही नाम है, आप याद रखेंगे, क्योंकि उस समय पर जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार करता है तो इसका नाम बदल देता है और अलीनगर कर देता है, ठीक। तो याद रखेंगे जो अलीनगर है ये कलकत्ता का ही नाम है, अलीनगर की संधि। ये कब होती है? तो ये 9 फरवरी 1757 को होती है, ठीक। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। किस किस के बीच? क्लाइव और वाटसन रहते हैं अंग्रेजों की तरफ से, और बंगाल की तरफ से कौन रहता है? तो सिराजुद्दौला रहता है, ठीक। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव और वाटसन के मध्य संधि होती है। इसमें क्या था? एक तो सबसे पहले इसमें 3 लाख रुपए, कितने? 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज जिससे भी युद्ध करते थे उससे युद्ध हर जाने के रूप में पैसा लेते थे। तो क्योंकि युद्ध में खर्चा लगता है तो वो खर्च भी अपने दुश्मन से ही वसूलते थे। तो एक तो 3 लाख रुपए, दूसरा उन्होंने शर्त रखी कि ये जो किलेबंदी है, जहां पर भी हम किलेबंदी कर रहे हैं, कलकत्ता के फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे, तो कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं इसमें कोई रुकावट सिराजुद्दौला पैदा नहीं करेगा। तीसरा, जो दस्तक का प्रयोग है उसके प्रयोग में भी कोई रोक रुकावट सिराजुद्दौला पैदा नहीं करेगा। दस्तक का प्रयोग जैसे चलता आ रहा था ऐसे ही चलता रहेगा। चौथा ये था कि जो इन्होंने टकसाल बोलते हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, तो अपने सिक्के ढालने की अनुमति भी सिराजुद्दौला से प्रदान कर ली, ठीक। सिराजुद्दौला से प्राप्त कर ली कायगी टकसाल की। तो जो पहला टकसाल है वो इन्होंने 19 अगस्त 1757 को, कब? 19 अगस्त पूछा गया है, याद रखेंगे, इसलिए मैं डेट ज्यादातर आपको वही बता रहा हूं जो डेट पूछी जाती है। जैसे कि अलीनगर की संधि डेट पूछी जाती है 9 नवंबर 1757, ठीक। ये टकसाल, पहला टकसाल कहां पर स्थापित हुआ है? कलकत्ता में। अंग्रेजों का पहला टकसाल कहां पर स्थापित हुआ है? ये कलकत्ता में हुआ है। कब हुआ है? तो 19 अगस्त 1757 को। तो अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी इस अलीनगर की संधि में प्राप्त कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। अब इस अलीनगर की संधि के बाद भी क्लाइव संतुष्ट होने वाला नहीं था, क्योंकि क्लाइव एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, या महत्वाकांक्षी गवर्नर कह लीजिए, और इसके बाद उसने षड्यंत्र शुरू कर दिया कि इस सिराजुद्दौला को कैसे पद से हटाया जाए, क्योंकि वे बंगाल पर अपना पूर्ण अधिकार चाहते थे। तो पूर्ण अधिकार कब मिलेगा? जब बंगाल का नवाब उनके मन के मुताबिक हो, ठीक, तभी तो पूर्ण अधिकार मिलेगा। तो सिराजुद्दौला तो उनके मन के मुताबिक था नहीं, तो इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में कौन कौन साथ रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं। ये जो सारी पृष्ठभूमि चल रही है ये प्लासी के युद्ध की चल रही है, याद रखेंगे। ये सारी पृष्ठभूमि प्लासी के युद्ध से
पहले की है, इसके बाद ही प्लासी का युद्ध होगा। देखिए इस षड्यंत्र में षड्यंत्र किया जाता है। इस षड्यंत्र में अंग्रेजों को कौन कौन साथ देते हैं? एक तो इसका सेनापति रहता है। सेनापति कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक। और कौन रहता है? जगत सेठ, बंगाल का बैंकर, बंगाल का बैंकर। तीसरा कौन रहता है? राय दुर्लभ, ये एक सेना नायक था। चौथा कौन रहता है? यार लतीफ, और एक रहता है अमीचंद। ये जितने भी बंगाल के अमीर थे, ठीक, बंगाल का सेनापति, बंगाल के ये अमीर हो गए, ये सेना नायक हो गए, ये अमीर हो गए, ये एक धनी सौदागर था, ये भी अमीर था, धनी सौदागर इसे कहते थे, ठीक। मैंने बताया मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, यार लतीफ, अमीचंद, ये अंग्रेजों से मिल जाते हैं और नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इस षड्यंत्र में क्या तय होता है? इसमें तय होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के उपरांत मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, ठीक। और जो इसका सबसे प्रमुख एजेंट था, जो सबसे प्रमुख एजेंट था वो ये अमीचंद था। अमीचंद ने, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो वाटसन था। ये पॉइंट पूछे हुए हैं। जो प्रमुख एजेंट थे वे कौन कौन थे? अमीचंद सबसे प्रमुख एजेंट, जो मध्यस्थता कर रहा था अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में। अंग्रेजों और जो बंगाल के धनी व्यक्ति थे, जो नामचीन व्यक्ति थे बंगाल के, एक तरफ वे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, तो इनके बीच मध्यस्थता कौन कर रहा था? तो ये धनी सौदागर अमीचंद इनके बीच मध्यस्थता कर रहा था। और अंग्रेजों की तरफ से वाटसन और क्लाइव थे, उसमें भी महत्वपूर्ण वाटसन था। उसमें महत्वपूर्ण कौन था? वाटसन था। लेकिन ये सारे के सारे जो षड्यंत्र की उपज थी वो क्लाइव की उपज थी। किसकी उपज थी? क्लाइव की, याद रखेंगे। तो इसमें सौदा तय होता है कि मीर जाफर को इसकी मृत्यु के उपरांत नवाब बना दिया जाएगा, और नवाब से शर्त रख ली जाती है पहले ही, नवाब बनाने से पहले से, कि आप हमारे अनुसार जो शासन है वो हमारे अनुसार चलेगा, हमें बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट होगी, और जितना भी जो दीवानी के अधिकार हैं, जो दीवानी और मालगुजारी के अधिकार हैं, ठीक, जो मालगुजारी के अधिकार हैं, और 24 परगना की जमींदारी, ये सब हमें देना होगा। किसे? मीर जाफर को, ठीक। क्योंकि मीर जाफर, प्लासी के युद्ध के बाद आप देखेंगे नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। तो ये सब बातें पहले से तय कर दी जाती हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण कहानी के तौर पर आप याद रखेंगे कि जब अमीचंद से सौदा किया जा रहा था बंगाल का, तो अमीचंद की इच्छा थी कि वह 50%, किसके? जो सिराजुद्दौला का खजाना है उसका 50%, ठीक, जो सिराजुद्दौला नवाब का, बंगाल के नवाब का खजाना है, उसका 50% धन अमीचंद ने कहा था कि मुझे दे दिया जाए, और प्लस 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में। 30 लाख रुपए कमीशन की इच्छा अमीचंद की थी। लेकिन क्लाइव इतनी बड़ी धनराशि इस अमीचंद को नहीं देना चाहता था, तो उसने इसके भी खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, और जो ये षड्यंत्र का जो शपथ पत्र था वो 2 कागजों पर तैयार कराया। 2 कागज पर तैयार कराया, एक सफेद कागज था और दूसरा लाल कागज था। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, जिसे आप कह सकते हैं जो सही था, वो सफेद पर था, और जो जाली था ये जाली था। जो लाल पर तैयार कराया था वो जाली था। तो जो अमीचंद की मांगे थी वे इस लाल वाले पर लिखी गई और उस पर दस्तखत कर दिए किसने? क्लाइव ने। लेकिन जब ये दस्तखत कराने के लिए वाटसन के पास जाता है क्लाइव, तो वाटसन मना कर देता है।
तो क्लाइव इस वाटसन के भी जाली दस्तखत यहां पर बना देता है। मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, शपथ पत्र जो तैयार किए गए थे इसके, अमीचंद से जो समझौता हो रहा था उसका जो शपथ पत्र तैयार किया गया था वो दो कागजों पर तैयार किया गया था, एक सफेद कागज पर और दूसरा लाल कागज पर। जो ओरिजिनल था वो सफेद कागज पर था और जो जाली था जिस पर अमीचंद की सारी मांगे मानने के लिए जो दस्तखत किए थे क्लाइव ने, ये जाली था। और इस जाली पेपर पर जब वाटसन के भी दस्तखत होने थे, क्योंकि प्रमुख वाटसन ही था, तो वाटसन मना कर देता है, लेकिन इस जाली पेपर पर अपने जाली दस्तखत कौन बना देता है, वाटसन के जाली दस्तखत कौन बना देता है, ये क्लाइव ही बना देता है। अपने दस्तखत भी और वाटसन के भी जाली दस्तखत ये क्लाइव ही बना देता है। और इसके बाद क्या होता है, कुछ ही समय बाद इस अमीचंद की हत्या करवा देता है क्लाइव। ये उसकी सोची समझी पहले से ही रणनीति थी। इसके बाद इस षड्यंत्र के तहत ही प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अंग्रेज सिराजुद्दौला पर आरोप लगाते हैं संधि के उल्लंघन का। जो अलीनगर की संधि मैंने अभी आपको बताया, 9 फरवरी 1957 को जो अलीनगर की संधि की गई थी, उसके उल्लंघन का आरोप सिराजुद्दौला पर लगाकर उस पर आक्रमण कर देते हैं। यही आक्रमण प्लासी का युद्ध है। तो अब हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में इन सभी के नाम आएंगे। तो प्लासी का युद्ध, जून 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। कहां पर लड़ा जाता है, तो ये नदिया जिले में, जो कि बंगाल में ही पड़ता है, नदिया जिला, बंगाल का नदिया जिला। इस पे भी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी के तट पर, नदी के तट पर। और ये भागीरथी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर लड़ा जाता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसमें जो नवाब की सेना थी, नवाब की सेना में करीब 50,000 सैनिक थे। कितने? 50,000 सैनिक थे। और ये जो है, जो अंग्रेजों की सेना है, इसमें मात्र 3,000 सैनिक थे। कितने? 3,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी छल और प्रपंच के कारण ये 3,000 सैनिक जीतने में सफल हो जाता है, क्योंकि जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये सभी के सभी धोखा दे देते हैं। ये युद्ध भूमि में बिल्कुल मूक बने खड़े रहते हैं और इस बात का पता सिराजुद्दौला को जल्दी ही लग जाता है। लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ता है। और उसके 2 सेनापति थे, उनका नाम याद रखेंगे, मीर मदन और मोहनलाल। ये 2 सेनापति बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन ये भी युद्ध स्थल में मारे जाते हैं और अंततः सिराजुद्दौला भी मारा जाता है। सिराजुद्दौला की जो हत्या है वो मीर जाफर का पुत्र है। मीर जाफर का पुत्र, इसका नाम था मीरन। मीर जाफर का पुत्र मीरन। तो मीर जाफर का पुत्र मीरन मोहम्मद वेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। इस तरीके से 23 जून 1757 को लड़ा गया प्लासी का युद्ध। छल और प्रपंच से अंग्रेज आसानी से जीत जाते हैं और उसके बाद जो संधि हुई थी उसी के मुताबिक सब कुछ होता है। 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना की जमींदारी, ये जो 24 परगना है ये एक स्थान का नाम है, याद रखें, ये एक स्थान है। ठीक, कभी आप समझेंगे 24 परगना की जमींदारी, तो ये एक स्थान का नाम है। तो 24 परगना की जो जमींदारी है वो अंग्रेजों को मिल जाती है और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है संधि के मुताबिक। और अब अंग्रेज इस युद्ध के पश्चात, वैसे तो अगर देखा जाए तो इस युद्ध का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि ये छल और प्रपंच से जीता गया एक युद्ध था। लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंग्रेज इस युद्ध के बाद किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं बंगाल में, क्योंकि वे अपना कठपुतली नवाब मीर जाफर को बनाते हैं और इसके बाद जितने भी नवाब बनेंगे वो कठपुतली नवाब ही होंगे। वो अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार ही बनेंगे। जो अंग्रेज कहते थे वही वे नवाब करते थे।
राजी, नहीं तो गैर राजी, जैसे भी करवाना होता था वो अंग्रेज ही अपनी इच्छा से करवाते थे। तो इस युद्ध का इसीलिए महत्व बन जाता है। और वाटसन ने इस युद्ध के बारे में कहा भी था, जो वाटसन आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये वाटसन जो कि इसमें एक एजेंट की भूमिका निभाता है, जो ये समझौता होता है। तो वाटसन इस युद्ध के बारे में कहता है कि ये युद्ध केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश देश के लिए भी, ब्रिटेन के लिए भी एक ऐतिहासिक युद्ध है, एक ऐतिहासिक क्षण है। ये जो जीत हुई है ये एक ऐतिहासिक क्षण जो बताया था किसने, वाटसन ने, ठीक। और एक अन्य इतिहासकार है सर जदुनाथ सरकार। तो सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि यहीं से भारत मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाता है। कौन कह रहे हैं, जदुनाथ सरकार। ये कथन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं कि सर जदुनाथ सरकार ने कहा था कि प्लासी के युद्ध यानी कि 23 जून 1757 के बाद भारत मध्यकालीन भारत के दौर से आधुनिक भारत के दौर में प्रवेश कर जाता है। और जो वर्षों से चली आ रही परंपराएं थी वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाती हैं और लगभग 20 वर्ष बाद सारी की सारी शासन सत्ता सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक। क्योंकि पहले राजतंत्र था, अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। अगले 20 वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। फिर से बंगाल पर लौटते हैं। तो बंगाल का नवाब कौन बन गया है, मीर जाफर बन गया है। पहले से क्लियर कर लेते हैं। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर ये 1757 से 1760 तक, याद रखेंगे, 1757 से 1760 तक ये बंगाल का नवाब रहता है। अच्छा, इसी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद एक और चेंज होता है। पहली बार एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है बंगाल में। तो बंगाल के पहले गवर्नर का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर तो कौन बनाए जाते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी प्लासी के युद्ध में, क्लाइव। याद रखेंगे, क्लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक। पर्सिवल स्पीयर हैं एक इतिहासकार, उन्होंने इनको भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत पर्सिवल स्पीयर ने कहा है, ठीक। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन बना दिए जाते हैं प्लासी के युद्ध के पश्चात, लॉर्ड क्लाइव को पहला गवर्नर बना दिया जाता है। यदि आपसे पूछे कि प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे, तो उस समय अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर तो नहीं कह सकते, लेकिन अंग्रेजों की जो तरफ से वहां पर गवर्नर की तरह ही नियुक्त थे वो ड्रैक थे, रोजर ड्रैक। तो इनका भी नाम याद रखें क्रमानुसार। तो प्लासी के युद्ध के समय रोजर ड्रैक थे। प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद गवर्नर पहले कौन बन रहे हैं बंगाल के, तो लॉर्ड क्लाइव बन रहे हैं, ठीक। और नवाब कौन बन रहा है, तो नवाब 1757 से 1760 तक कौन बनेगा, मीर जाफर। ये मीर जाफर के लिए बहुत सारे कथन है। ये बिल्कुल अयोग्य शासक था क्योंकि कठपुतली शासक था, इसने अंग्रेजों की सारी शर्तें मान ली थी। और जो खजाना था बंगाल का, जितना भी खजाना था उसका सबसे ज्यादा नुकसान इसी के शासनकाल में होता है। खुली लूट यहां पर चल जाती है, बिल्कुल अंग्रेज अपनी मनमानी से व्यापार करते हैं और बंगाल के जो राजस्व था उसको बहुत ही ज्यादा हानि होती है। एक बंगाल के ही दरबारी थे, उन्होंने मीर जाफर की तुलना क्लाइव के गधे से की है। उन्होंने क्लाइव के गधे की संज्ञा मीर जाफर को दी थी क्योंकि ये किसी लायक नहीं था, बिल्कुल बेकार शासक था। और इसके बाद जो है मीर कासिम, इसी का जो दामाद है मीर कासिम, ये थोड़ा इससे योग्य है। यदि मैं बात करूं सारे बंगाल के नवाबों की, तो अली वर्दी खां के उत्तरवर्ती शासकों में यदि कोई सबसे अच्छा शासक है तो वो मीर कासिम है। 1760 में ये नवाब बना दिया जाता है और ये 1763 तक रहेगा। इसे आप याद रखेंगे, क्रम ये याद रखेंगे क्योंकि क्रम से ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डेट जो है आपको विशेष ध्यान डेट पर नहीं देना है, इस क्रम पर देना है। डेट अपने आप याद रहने लगेंगी। फिर जैसे कि 57 में आपको प्लासी का युद्ध याद हो जाएगा, वो डेट कंफर्म रखनी है 23 जून 1757, ये रट लेनी है, ठीक। जब बार देखिए रटने का मतलब है यदि आप एक चीज का बार बार रिवीजन करेंगे तो ये बिल्कुल रूटीन में आ जाती हैं चीजें, फिर अपने से ही याद आने लगती हैं, ठीक। तो मीर कासिम 1760 से 1763 तक नवाब बनेंगे
और गवर्नर मैंने बताई दी है, बंगाल के गवर्नर कौन है? किलाइव। तो किलाइव कब से कब तक गवर्नर रहते हैं? वैसे गवर्नर्स के ऊपर, क्योंकि पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और फिर लास्ट में वायसराय, इन सभी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास पूरा इन्हीं के कार्यक्रम पर टिका हुआ है। सारी घटनाएं इन्हीं से रिलेटेड है। फिलहाल बंगाल की बात हो रही है, इसीलिए मैं बंगाल के बारे में आपसे बार बार बता रहा हूं। तो किलाइव जो है वो 1757 से 1760 तक, किलाइव भी 1757 से 60 तक जो है क्या रहता है? बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है। और 1760 में होलवेल कुछ समय के लिए गवर्नर बनता है। होलवेल, वही होलवेल जिसने होलवेल घटना का, ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था अलाइव द वंडर पुस्तक में। ठीक, तो 1760 में होलवेल बनते हैं। फिर होलवेल के बाद वेंसीटार्ट बनते हैं गवर्नर। फिर इसके बाद ये रहते हैं 1760 से 65 तक। इनकी प्रोग्रेस क्यों है अभी आपको पता चल जाएगी, मैं क्रम क्यों बता रहा हूं। पहले मैं आपको बंगाल के गवर्नर्स का ही क्रम बता दूं। 1757 से 60 तक पहले जो बने हैं वो लॉर्ड किलाइव बने हैं। उसके बाद 1760 में कुछ दिनों के लिए ही होलवेल बनते हैं। फिर इसके बाद 60 से 65 तक कौन बनते हैं? वेंसीटार्ट। और फिर इसके बाद पुनः किलाइव आ जाते हैं वापस 65 से 67 तक। किलाइव 1765 से 67 तक पुनः वापस आ जाते हैं। फिर इनके बाद 1767 से 69 तक कौन? वेरेलस्ट बनते हैं। फिर 69 से 72 तक, 1769 से और 72 तक कौन बनते हैं? कार्टियर। ठीक, तो ये गवर्नर जनरल का क्रम आप याद रखेंगे। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने हैं प्लासी के युद्ध के बाद? पहले किलाइव बने हैं। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए होलवेल बने हैं। फिर उसके बाद वेंसीटार्ट 1760 से 65 तक, 65 से 67 तक पुनः किलाइव आ जाते हैं। 67 से 69 तक वेरेलस्ट रहते हैं और 69 से 72 तक कार्टियर। और फिर 72 के बाद 1772 के बाद 85 तक कौन रहेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये क्रम आप बंगाल के गवर्नर्स का याद रखेंगे। ठीक, हालांकि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहीं से बंगाल के गवर्नर इन्हीं पर समाप्त हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर किलाइव थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर, सिर्फ गवर्नर बोल रहा हूं मैं, गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, जो कि मैं विस्तार से आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल फिर से रुक करते हैं नवाबों की तरफ। तो मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद है, वो नवाब बनाया जाता है एक संधि के मुताबिक। उस संधि में क्या था? अंग्रेजों ने तीन जगह की जमींदारी, उसमें कौन कौन सी जगह थी? तो चटगांव, बर्दवान और मिदनापुर, 3 स्थानों की जमींदारी मीर कासिम ने अंग्रेजों को दे दी। इसके बदले में अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और समय पड़ने पर हम आपको सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको मीर कासिम से क्या संधि हुई थी। ये 3 जगह की जमींदारी, चटगांव, बर्दवान और मिदनापुर की जमींदारी मीर कासिम ने अंग्रेजों को सौंप दी। इसके बदले में अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और समय पड़ने पर आपको सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। मैंने आपको बता चुका हूं कि मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इसने कई सुधार किए थे। सबसे पहले तो इसने यूरोपीय ढंग से या यूरोपीय पद्धति से कह लीजिए अपनी सेना का प्रशिक्षण कराया था। सेना का जो प्रशिक्षण कराया था वो यूरोपीय ढंग से कराया था। उसके लिए उसने एक अर्मेनियन सेनापति
अर्मीनियन या अधिकारी कह लीजिए, अर्मीनियन अधिकारी थे गुरगीन खां, इनका नाम याद रखेंगे, गुरगीन खां। और एक मुस्लिम अधिकारी थे तुकी खां। मैंने आपको बताया मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो इस प्रशिक्षण के लिए अर्मीनियन अधिकारी गुरगिन खां और एक मुस्लिम अधिकारी तुकी खां की नियुक्ति की। मैं समझता हूं यहां तक की स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। और अपना सेनापति जो नियुक्त किया था वो समरू नाम का, उसका नाम था समरू। और ये कहां का था? तो समरू ये जर्मन था। इसको सेनापति नियुक्त किया था अपना। सेनापति किसको नियुक्त किया है? मीर कासिम ने समरू को, जो कि एक जर्मन था, उसे अपना सेनापति नियुक्त किया है। अच्छा, इस समरू का वैसे वास्तविक नाम क्या था? तो रीनहार्ड, वोल्टर रीनहार्ड। मैं ऊपर लिखे देता हूं, वोल्टर रीनहार्ड इसका वास्तविक नाम था। तो वोल्टर रीनहार्ड यानी कि समरू को, जो कि एक जर्मन था, उसे मीर कासिम ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। और क्या किया था इनसे रिलेटेड? मीर कासिम ने अनेक राजस्व से संबंधित सुधार भी किए थे, जमींदारी सुधार भी किए थे। जमींदारी सुधारों के अंतर्गत कई बार जो बार बार किसान विद्रोह हो रहे थे, जमींदारी विद्रोह हो रहे थे, उनको दबाने में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया था मीर कासिम ने। और क्या किया था? देखिए, जो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। तो इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है। मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर दिया किसने? मीर कासिम ने। इस समय में मीर कासिम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनाए जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वे सभी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया मुंगेर। क्यों कर दिया? क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी अंग्रेजों के अब गढ़ बन चुके थे। रोज अंग्रेज परेशान करते थे पैसे को लेकर, राजस्व को लेकर, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। जबकि संधि ये हुई थी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते थे। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी का स्थानांतरण किसने कर दिया है? तो मीर कासिम ने कर दिया। और इसी मुंगेर में एक अत्याधुनिक तोपों का कारखाना और तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना भी मीर कासिम ने स्थापित किया था, जिससे कि वो, उसे पता था कि एक ना एक दिन अंग्रेज जरूर उस पर आक्रमण करेंगे। तो इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहा था, जो कि एक योग्य शासक की योग्यता को स्पष्ट करता है। तो मुंगेर उसने अपनी राजधानी भी स्थापित करी। मुंगेर में ही तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना स्थापित किया। और सबसे जो बड़ा काम था, जो सबसे बड़ा मतभेद था, बीच बीच में मतभेद अंग्रेजों से चलते रहते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मतभेद हुआ वही जो मैं शुरू में कई बार आपको बता चुका हूं, 1717 में दिया गया 1717 का शाही फरमान यानी दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेज बहुत यातायात में 1717 के दस्तक, जो कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा प्रदान किया गया था, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे थे। राजस्व की बहुत ज्यादा हानि हो रही थी बंगाल को। तो मीर कासिम ने क्या कदम उठाया? मीर कासिम ने तो पहले उन्हीं से कहा अंग्रेजों से, और जो अंग्रेजों की काउंसिल थी, कलकत्ता काउंसिल, वहां पर भी अपील की, लेकिन कोई सफलता ना मिलने के बाद मीर कासिम ने कहा कि यदि आप फ्री व्यापार कर रहे हैं तो मैं अपने हिंदू व्यापारियों को, जो हिंदुस्तान के व्यापारी हैं, उन्हें भी फ्री व्यापार करने दूंगा। तो 2 साल के लिए ये छूट की घोषणा मीर कासिम ने कर दी कि बंगाल में सभी व्यापारी मुफ्त व्यापार करेंगे, बिना चुंगी दिए, बिना कर दिए व्यापार करेंगे। अब इससे अंग्रेजों का नुकसान होना तय हो गया, क्योंकि जो हिंदुस्तानी बिजनेसमैन थे उनका माल भी अच्छा था और उनका माल सस्ता भी था। तो आपको पता ही है, सस्ता और अच्छा ही खरीदना आम जनता पसंद करती है। तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। अंततः अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी, औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? मीर कासिम के खिलाफ।
और मीर कासिम को नवाब का दर्जे से हटा करके फिर से मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना देते हैं। देखिए 1757 से 60 तक मीर जाफर है और फिर 63 के बाद 63 से लेकर जब तक इसकी मृत्यु होती है जनवरी 65 तक फिर से मीर जाफर ही नवाब बन जाता है। तो यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं इसे साफ करके आगे की घटना बताता हूं। तो औपचारिक युद्ध की घोषणा करने के बाद एक अधिकारी थे एडम्स का नाम और एक अधिकारी एलिस का नाम, इन्हें आप याद रखेंगे, एडम्स और एलिस। इसके बाद ही बंगाल की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक अधिकारी थे एलिस थे, ये पटना में अंग्रेजों के एजेंट थे। ठीक, ये पटना में अंग्रेजों के अधिकारी कह लीजिए, एजेंट थे। इन्हें कलकत्ता काउंसिल ने आदेश दिया कि आप पटना पर आक्रमण कर दीजिए। इसने किया भी ऐसा ही, इसने आक्रमण कर दिया पटना पर और इस पर अधिकार कर लिया, पटना पर अधिकार कर लिया। जब यह सूचना, क्योंकि अभी तक तो मीर कासिम ही था, तो मीर कासिम के पास जब यह सूचना पहुंचती है तो मीर कासिम अपनी सेना लेकर पटना पर आक्रमण कर देता है। कौन? मीर कासिम पटना पर आक्रमण कर देता है और इस एलिस को बहुत बुरी तरीके से हराता है। इसमें बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मारे जाते हैं और पटना पर अधिकार करके करीब 148 सैनिकों को कैद कर लेता है। कौन? मीर कासिम। लेकिन जैसे ही ये समाचार कलकत्ता में पहुंचता तो कलकत्ता से एक अधिकारी मेजर एडम्स ने मुर्शिदाबाद की तरफ अपना रुख किया और आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही मीर कासिम को मिली तो मीर कासिम इससे जा भिड़ा। तो यहां पर रास्ते में इधर से मेजर एडम्स हैं, उधर से मीर कासिम है, इनके बीच अनेक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। वे लड़ाइयां कौन कौन सी हैं? कटवा, याद रखेंगे कौन कौन सी लड़ाइयां हैं। इसमें मैं एक घटना का जिक्र आपको बताऊंगा जो कि अमूमन छोड़ देते हैं, नहीं बताते, और वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पटना हत्याकांड। तो पटना हत्याकांड इन्हीं लड़ाइयों के बीच में बक्सर के युद्ध से पहले लड़ा जाता है, जिससे अमूमन किताबें भी छोड़ देती हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो मेजर एडम्स मुर्शिदाबाद पर आक्रमण कर देते हैं, उधर से मीर कासिम भी इनसे आकर के मेजर एडम्स से टकरा जाते हैं। तो कहां कहां पर युद्ध होते हैं? कटवा में युद्ध होता है, मुर्शिदाबाद में युद्ध होता है, सुती नामक स्थान था वहां पर युद्ध होता है, गिरिया आप पढ़ चुके हैं, गिरिया में युद्ध होता है, और कहां पर होता है? उदयनाला और लास्ट में मुंगेर। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो उदयनाला का युद्ध है, जो कि पटना हत्याकांड से रिलेटेड है। जब मेजर एडम्स से हारता हुआ मीर कासिम कटवा, मुर्शिदाबाद, सूती, गिरिया और उदयनाला के युद्ध में मीर कासिम बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मीर कासिम उदयनाला में जो युद्ध होता है उसमें बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो वापस से कहां पर जाता है? पटना में जाता है। और पटना में जो ये 148 सैनिक थे जो कि कैद में थे, इनकी हत्या करवा देता है। इनकी हत्या मीर कासिम करवा देता है। इसी घटना को पटना हत्याकांड कहते हैं। पटना हत्याकांड। ये जो घटना थी पटना हत्याकांड, इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था एलिस, वो भी कैद में था, तो उसकी भी हत्या मीर कासिम के द्वारा करवा दी जाती है। तो ये है पटना हत्याकांड। अब इसके बाद जैसे तैसे भाग करके, क्योंकि फिर से मेजर एडम्स पटना भी आ जाता है, मुंगेर पर भी अधिकार कर लेता है, सब जगह जब इसका अधिकार हो जाता है, तो मीर कासिम भाग करके अवध के नवाब के पास, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला के पास पहुंचता है, अवध के नवाब के पास शरण लेता है। उसके बाद जो मुगल शासक थे, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे उस समय पर। कौन थे?
शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लेता है और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिलता है। इन दोनों से संधि कर लेता है। इन दोनों की संयुक्त सेना प्लस मीर कासिम, कौन कर रहा है? मीर कासिम। ये तीनों मिलके बक्सर नामक स्थान पर, किस स्थान पर? बक्सर नामक स्थान पर, बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखेंगे वेरी इंपोर्टेंट डेट है। जैसे प्लासी के युद्ध की इंपोर्टेंट थी, ऐसे ही ये भी 22 अक्टूबर 1764 को इन तीनों ने, अब देखिए संयुक्त सेना है, अब ये खाली बंगाल की सेना नहीं है, याद रखिए इसमें मुगल शासक भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब ये पूरी की पूरी आप कह सकते हैं ये एक भारतीय सेना है, ठीक, क्योंकि जो केंद्र में होता है वही प्रमुख होता है। तो अब केंद्र में मुगल शासक थे, जैसे भी थे, हालांकि बहुत कमजोर थे, लेकिन इसमें मुगल शासक भी इन्वॉल्व हो गए थे। और शुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और मीर कासिम, इन तीनों की सेना में करीब 40,000 से 60,000 सैनिक थे। कितने थे? 40,000 से 60,000 सैनिक। बक्सर नामक स्थान पर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से करीब 7,000 सैनिक भाग ले रहे थे और 20 तोपें अंग्रेजों के पास थी। देखिए जो प्लासी का युद्ध था वो छल प्रपंच का परिणाम था, लेकिन अब जो ये बक्सर का युद्ध है इसमें पूरी अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर, पूरी सैन्य क्षमता के आधार पर अंग्रेज इस युद्ध को जीत लेते हैं। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों का सेनापति था वो कौन था? वो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध छल प्रपंच का परिणाम था, लेकिन इसमें अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति पर, अपनी सैन्य शक्ति के बल पर बक्सर नामक स्थान पर, जो बक्सर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध को बड़ी ही वीरता से लड़ते हुए जीत लिया। इसमें मीर कासिम के करीब 20,000 सैनिक मारे जाते हैं। मीर कासिम भाग जाता है। अंततः जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, इनको अंग्रेजों से संधि करनी पड़ती है। ये संधि किस स्थान पर की जाती है? तो ये संधि इलाहाबाद में की जाती है। इसीलिए दो संधियां होंगी, 12 अगस्त और 16 अगस्त। दो संधियां 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद में होंगी, तो इन्हें इलाहाबाद की संधियों के नाम से जाना जाता है। जो पहली संधि हुई थी वो अवध के नवाब जो पहली संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, इनसे पहली संधि होती है। और जो नवाब थे इनसे, जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, इनसे दूसरी संधि होती है। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो संधियां हुई थी, याद रखेंगे। पहली कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। और दूसरी कब हुई थी? तो सेकंड वाली थी वो 16 अगस्त 1765। तो इनको आप याद रखेंगे। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से हुई थी। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के शासक, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई थी। शाह आलम से क्या तय हुआ? तो शाह आलम को चाहता, और ये किस किस के बीच हुई है? देखिए एक चीज और याद रखना है, जब ये बक्सर का युद्ध हो रहा था, जब ये बक्सर की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनका जो क्रम मैंने बताया था वो इसीलिए बताया था कि आपको याद रहे। तो एक तो पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे, और दूसरा पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे। तो जब ये बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है उस समय पर बंगाल के नवाब कौन थे? कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर थे। और मीर कासिम जरूर लड़ रहा है, लेकिन नवाब जब ये भाग जाता है 1763 में, तब ही मीर जाफर को बना दिया जाता है, मैंने आपको बताया भी था। और जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो वेंसीटार्ट थे। मैंने आपको बताया था कि 60 से 65 तक, 60 से 65 के बीच कौन रहता है? 1760 से 1765 तक लॉर्ड वेंसीटार्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, बक्सर के युद्ध के समय
बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटाट था। बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब थे वो मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि की जाती है? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि शाह आलम द्वितीय से, दूसरी संधि शुजाउद्दौला से। मैं समझता हूं यहां तक की स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इन संधियों में क्या हुआ था? जो पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय से, तो उसमें जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों स्थानों की जो जमींदारी थी वो स्थायी रूप से अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। और कड़ा और इलाहाबाद की जो जमींदारी है वो शाह आलम द्वितीय को दे दी जाती है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी किसको मिल गई है? अंग्रेजों को मिल गई है, अंग्रेजों को, ठीक। और जो इलाहाबाद और कड़े जिले हैं जो कि अवध के अंतर्गत आते थे वो किसको मिल गए हैं? मुगल शासक को मिल गए हैं। और साथ ही जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो जमींदारी ली है, स्थायी जमींदारी जो मिल गई है अब, मतलब कि दीवानी के जो स्थायी अधिकार मिल गए हैं वो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए, कितने? 26 लाख रुपए प्रति वर्ष के बदले मिले हैं। मतलब कि 26 लाख रुपए प्रति वर्ष शाह आलम को कंपनी देगी, उसके बदले में, किसके बदले में? दीवानी के अधिकार के बदले में, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपी गई है। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय को क्या मिलता है? शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद जिलों की जिम्मेदारी भी मिल जाती है। दूसरी संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। इनसे क्या संधि होती है? इनसे एक तो 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेज लेते हैं, प्लस जो चुनार जिला था, चुनार की पूरी जमींदारी, चुनार का पूरा अधिकार जो BEIC थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लिया जाता है, यानी कि अंग्रेजों का मान लिया जाता है। और अवध की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वो कंपनी ने अपने कंधों पर ले ली। वहां पर एक सेना रख दी थी और इस सेना का जो खर्च था वो अवध का नवाब देगा, ये तय हुआ था। तो मैं समझता हूं इलाहाबाद की दोनों संधियां आपके समझ में आ गई होंगी। अब दोबारा से मैंने बताया था कि कौन बन गया था नवाब? मीर जाफर बन गया था, लेकिन 1765 में, कितने में? 1765 में ये जो मीर जाफर है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका एक बेटा था नजमुद्दौला, जो कि अभी अल्पवयस्क था, शासन करने के योग्य भी नहीं था। अंग्रेजों ने उसी को कठपुतली के शासक के रूप में बैठा दिया। किसको? नजमुद्दौला को। नजमुद्दौला को शासक के रूप में, कठपुतली शासक के रूप में बंगाल के में बैठा दिया, क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 65 में। कितने में? 1765 में। उसकी मृत्यु के बाद नजमुद्दौला शासक बन जाता है। ये मात्र 1 साल तक शासन करता है, इसके बारे में कुछ खास नहीं। 1765 से 66 तक शासन करता है। उसके बाद में सैफुद्दौला ये शासक बनता है। इसके बारे में कोई खास नहीं है। ये 1766 से 70 तक शासन करता है। इनको पेंशन देखिए ये बिल्कुल शासन करने योग्य नहीं था। इसको करीब 20 लाख के करीब में पेंशन देकर इसकी छुट्टी कर दी। सैफुद्दौला की पेंशन और घटा दी, 12 लाख में देकर छुट्टी कर दी। और जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, मुबारक उद्दौला। अंतिम शासक कौन था? मुबारक उद्दौला। ये 1770 से 75 तक ये अंतिम शासक है, याद रखेंगे। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब है। इसके बाद नवाब के पद को समाप्त कर दिया जाता है। नवाब का पद समाप्त। और इसकी जो पुष्टि है वो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, इसकी पुष्टि उन्होंने भी कर दी थी। और ये जो एलिजा इम्पे हैं, मुबारक उद्दौला को एक संज्ञा दी थी। वो संज्ञा क्या थी? फैंटम की संज्ञा। फैंटम बोतल को कहते हैं। तो फैंटम की संज्ञा मुबारक उद्दौला, जो कि अंतिम नवाब है बंगाल का, किसने दी थी? एलिजा इम्पे ने दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। तो यहीं पर बंगाल के विषय में जानकारियां समाप्त हो जाती हैं। और जब 65 में इलाहाबाद की संधि होती है, ये भी आप याद रखेंगे, जब 65 में इलाहाबाद की संधि होती है तो उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। तो द्वैध शासन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से फैक्ट हैं ये देख लीजिए। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या मिल गया था? इलाहाबाद की संधि में निजामत, जो निजामत थी वो बंगाल की निजामत मिल गई थी। और क्या? दीवानी, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी के अधिकार समागम द्वितीय से ले लिए थे। तो इलाहाबाद की संधि के बाद ही 1765 से 1772 के बीच बंगाल में द्वैध शासन रहता है। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब है कि जो निजामत के कार्य थे, वे कंपनी ने बंगाल के नवाब को सौंप दिए, और जो मालगुजारी और सैन्य व्यवस्था अपने हाथ में रखी। हालांकि ये मालगुजारी जो है, ये भी क्योंकि कंपनी शासन करना नहीं जानती, इसका एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक धन की लूटपाट करना। तो ये मालगुजारी और न्याय व्यवस्था भी, मालगुजारी और न्याय व्यवस्था भी ये भारतीयों के द्वारा कराते थे। किसके द्वारा? भारतीय कर्मचारियों के द्वारा ही कराते थे। तो जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बंगाल में द्वैध शासन से, वो मैं आपको पॉइंट बताता हूं। क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला तो बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहता है? 1765 से 1772 तक। आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो इसका जो जनक था, याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। द्वैध शासक का जनक लियोनिस कार्टिस द्वैध शासन का जनक था। ठीक। आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन को सबसे पहले लागू किसने किया, तो सबसे पहले लागू किया है क्लाइव ने। कब लागू किया है? 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। कहां पर लागू किया है? तो बंगाल में लागू किया है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसका अंत कौन करेगा, तो इसका जो अंत करेगा वो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स इसका अंत करेंगे। ये वे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहता है? 1765 से 72 तक रहता है, क्योंकि बंगाल की इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल से निजामत प्राप्त कर ली थी कंपनी ने, और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त कर ली थी? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह से प्राप्त कर ली थी। इसमें कंपनी ने मालगुजारी और सैन्य मामले अपने पास रखे। मालगुजारी और न्याय व्यवस्था ये भारतीयों के द्वारा ही कराते थे। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें आता है कि ये जो भारतीय अधिकारी थे जो कि मालगुजारी और न्याय व्यवस्था देखते थे, इन्हें नायब नाजिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायब नाजिम। ये नाम याद रखेंगे। जो भारतीय मालगुजारी और न्याय व्यवस्था देखते थे कंपनी की तरफ से, उनका नाम क्या था? नायब नाजिम था। तो इन तीनों जगह पर नायब नाजिम की नियुक्ति की जाती है, मालगुजारी और न्याय व्यवस्था के लिए। तो ये पूछा जाता है कि बंगाल में कौन था, बिहार में कौन था और ओडिशा में कौन था। तो बंगाल में कौन था? रजा खान। याद रखेंगे नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, रजा खान।
बिहार में कौन था? तो बिहार में सिताब राय, सिताब राय। और उड़ीसा में कौन था? राय दुर्लभ। ठीक है, कहीं पर राय दुर्लभ मिलता, कहीं पर दुर्लभ राय, एक ही बात है। ठीक, तो राय दुर्लभ उड़ीसा में नियुक्त किया जाता है क्या? नायब नाजिम। बिहार में नायब नाजिम सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया जाता है। कई बार पूछा हुआ है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। उड़ीसा में राय दुर्लभ को, बिहार में सिताब राय को और बंगाल में रजा खां को नायब नाजिम नियुक्त किया जाता है। अब क्योंकि जो निजामत के कार्य थे वो नवाब देकर, नवाब मात्र छाया मात्र था। ये जो अधिकारी थे इनकी नियुक्ति भी कंपनी के ही आदेश से होती थी। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो नवाब की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करते थे, वे नवाब को कुछ भी नहीं समझते थे। तो बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल जाती है, क्योंकि निजाम का मतलब होता है, निजामत का मतलब होता है पुलिस और न्याय व्यवस्था। तो जहां पर पुलिस और न्याय व्यवस्था ही खराब हो जाएगी तो वहां पर अराजकता फैलना स्वाभाविक है। तो बंगाल में बहुत ही ज्यादा अराजकता फैल जाती है। और इसी क्षेत्र में नहीं, पुलिस और न्याय व्यवस्था में नहीं, बल्कि जमींदारी व्यवस्था में भी। क्यों जमींदारी व्यवस्था में क्यों फैल जाती है? क्योंकि जमींदारी जो थी वो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दे दी जाती थी। कंपनी खुद वसूल नहीं करती थी। कंपनी एक तरीके से ऐसा करती थी जैसे कि आज की डेट में ठेकेदार को जैसे कि टोल प्लाजा की वसूली दे दी जाती है और वो अपनी मर्जी से फिर टोल वसूल करते रहते थे। ऐसा ही हिसाब पहले था। तो पहले क्या होता था कि जो सबसे अधिक बोली लगाता था, जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को जमींदारी मिल जाती थी, उसी को लगान वसूल करने का अधिकार मिल जाता था। तो क्या होता था इसमें कि यदि अकाल पड़े चाहे कुछ हो, वे किसानों से निर्दयता पूर्वक लगान वसूल करते थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। इसका उदाहरण मैं आपको दूं, 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है और बताते हैं कि करीब 30% आबादी मृत्यु का शिकार हो जाती है इस अकाल में, भूखे और सूखे के कारण। ठीक, लेकिन फिर भी ये इतने निर्दयी थे जो जमींदार थे कि इन्होंने लगान वसूलना बंद नहीं किया और इसके अगले ही वर्ष और 10% की वृद्धि लगान में कर दी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल की स्थिति उस समय क्या होगी। मतलब कम करने से तो गए अकाल के बाद और अधिक बढ़ा दिया। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जब बंगाल में पहला भयंकर, आधुनिक भारत का पहला भयंकर अकाल ये माना जाता है, आधुनिक भारत का पहला भयंकर अकाल किसके, उस समय पर गवर्नर कौन था? तो उस समय पर कार्टियर था। याद रखें कौन था? कार्टियर। मैं आपको बता भी चुका हूं, 69 से 72 तक ये गवर्नर था। तो 70-70 इसके बीच में आता है। तो कार्टियर उस समय पर गवर्नर था। उस समय पर भयंकर अकाल पड़ता है, लेकिन लगान को कम करने के बजाय और 10% लगान को बढ़ा दिया जाता है। इसमें बंगाल की 30% जनता मारी जाती है सूखे और भूखे के कारण। तो ये था बंगाल का द्वैध शासन, जिसमें कि कंपनी का फायदा ही फायदा था और बंगाल को कंपनी ने जितना अधिक से अधिक हो सकता था उतना लूटने की कोशिश की। इसी संबंध में एक इतिहासकार हैं पर्सिवल स्पीयर, उन्होंने संज्ञा दी है इस ये जो 65 से 72 तक का द्वैध शासन है, इस द्वैध शासन को बेशर्म लूट की संज्ञा दी है। जिसकी? बेशर्म लूट की। और भी इतिहासकारों के कथन है कुछ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया है। तो द्वैध शासन को बेशर्म लूट की संज्ञा किसने दी है? तो पर्सिवल स्पीयर ने। पर्सिवल स्पीयर ने। तो द्वैध शासन से रिलेटेड यही महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब बंगाल का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग मराठाओं पर चर्चा करेंगे और उससे पहले मैसूर राज्य है तो मैसूर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, भारत के गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, उन सभी की 1 या 2 वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मोटिवेशन बनाए रखिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।